Good morning, my dear students. Once again, welcome back to the class, and the name of the chapter is Poets and Pancakes. As you all know, in yesterday's video, we were discussing about Subhu's character, कि उसे कैसी poems लिखनी पसंद थी, but वो कैसी लिखता था. उसका टैलेंट तो बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई लेवल की poems वो लिख सकता था, बट वो ऐसी poems लिखता था जो नॉर्मल लोगों को भी समझ में आ जाए. तो लुक एट द रेड मार्क, क्रिटिक्स फेल्ट, यहाँ तक हमारा हो चुका था एंड वी आर डूइंग फर्दर. सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स एवरीवन एंड साइड बाय साइड आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ. ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स. मतलब अब यहाँ पर ही कौन है? सुबू की ही बात हो रही है कि सुबू ने क्या किया था, बहुत सारी स्टोरी पोएम्स ओरिजिनली अपने खुद की लिखी थी. और स्टोरी पोएम्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज वर नॉट शॉर्ट पोएम्स, ये काफ़ी लेंथी पोएम्स थी. इन फोक रिफ्रेन. अब फोक रिफ्रेन क्या होता है? जब किसी पोएम में, किसी सॉन्ग में या किसी की भी सॉन्ग के स्टैंजा में कोई लाइन बार बार रिपीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ फोक रिफ्रेन. एंड डिक्शन. डिक्शन क्या है यहाँ पर? कि जब हम कुछ सोच समझ के वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना, फ्रेज बनाते हैं कि कैसे वर्ड्स हमें कैसी वोकैब यूज़ करनी है, दैट इज़ डिक्शन. एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग. स्प्रॉलिंग का मीनिंग लिख लीजिए, स्प्रेडिंग. एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिलाना मोहनम्बल. एक उन्होंने नॉवल भी लिखी थी, थिलाना मोहनम्बल उसका नाम था, और ये काफ़ी स्प्रॉलिंग मतलब काफ़ी स्प्रेड हुई थी, काफ़ी दूर तक फैली थी. विद डजन्स ऑफ वेरी डाइटी एच्ड करेक्टर्स. अब ये डाइटली एंड एच्ड का मीनिंग लिख लीजिए आप. डाइटली का मतलब होता है फाइनली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और एच्ड का मतलब होता है डिफाइंड, जिसको अच्छे से आपने डिफाइन किया हो, अच्छे से एक्सप्लेन किया हो. तो इस तरह के करेक्टर्स वो अपनी इस नॉवल में उन्होंने यूज़ किए थे. क्लियर एवरीवन? आगे देखिए. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. अब ये देवदासीज क्या होती हैं? देवदासीज क्या होती है? देखिए, कुछ ऐसी गर्ल्स जो मंदिर में रहती हैं, पूरा मंदिर को संभालती हैं, वहीं पर उनका घर वहीं होता है, मंदिर में ही रहना, खाना पीना सोना, तो उन्हें बोल दिया जाता है देवदासीज. सॉरी. तो वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे इन जो अर्ली 20th सेंचुरीज़ में देवदासीज का जो एक रूप था, जो लोग भूल चुके थे, उसको दोबारा से क्रिएट किया था उन्होंने. किस में? अपनी पॉम्स में और अपनी नॉवेल्स में. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. वो देखिए, अभी क्या थे वो? पोएट. अब किसकी बात हो रही है? वो क्या थे? एक अमेजिंग एक्टर भी थे. आई टोल्ड यू ना कि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary roles he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. See, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? He never aspired to the lead roles. उनको कभी भी इच्छा नहीं होती थी कि मुझे मेन रोल मिल जाए, लाइक मैं हीरो बन जाऊँ. बट वट एवर सब्सिडरी रोल, कोई भी सब्सिडरी मतलब सेकेंडरी, मेन रोल के अलावा कोई भी सेकेंडरी रोल जब उनको मिलता था तो वो इतना बेटर परफॉर्म करते थे कि जो मेन प्लेयर है वो भी पीछे छूट जाए. ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन. जेन्युइन का मतलब प्योर, ट्रू. उनके मन में सच्चा प्यार था सबके लिए. फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंट फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंसेस. उनका जो घर था ना, एक परमानेंट रेजिडेंस था, मतलब एक ही जगह पर वो रहते थे, बट वो अकेले नहीं रहते थे. आसपास के कितने भी उनके रिलेटिव्स हैं जो नज़दीक हैं या दूर हैं, या एक्वेंटेंसेस. एक्वेंटेंसेस का मीन्स जो भी हमारे जान पहचान में हैं, उन सब के लिए उनका हमेशा घर खुला रहता था, और उनका अच्छे से वो सबको ट्रीट करते थे, ग्रीट करते थे, और सबके साथ प्यार से बिहेव करते थे. It seemed against Subhu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. अब जो ये सुबू का नेचर है, इट सीम्ड अगेंस्ट, ऐसा लगता था कि ये उसके नेचर के बिल्कुल अलग है, कि ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि वो इतने सारे लोगों को सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है, और उन्हें फीडिंग भी करता है. लाइक अपने घर अगर कोई आ गया है तो उन्हें खाने पीने के लिए भी कोई मनाही नहीं थी. सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन. कितना चैरिटेबल मीन्स
चैरिटी करने वाला, कोई दिल में नहीं रखता था कि मैं किसी को क्यों दूँ, किसी के लिए क्यों सर्व करूँ, बड़ा ही चैरिटेबल काइंड ऑफ मैन था। एंड इम्प्रोविडेंट मैन, इम्प्रोविडेंट का मीनिंग आप लिख सकते हैं अ पर्सन हु नेवर थिंक बिफोर स्पेंड, एक ऐसा इंसान जो सोचेगा नहीं कि मुझे, भले ही उसके पास खुद के पास पैसे कम हैं, लेकिन अगर किसी गरीब की या किसी की हेल्प करनी है, कोई नीडी है, तो ही विल नेवर थिंक बिफोर स्पेंडिंग द मनी, उसे बोलते हैं इम्प्रोविडेंट मैन। एंड येट ही हैड एनिमीज, और फिर भी ऐसे चैरिटेबल, ऐसे इम्प्रोविडेंट मैन के भी दुश्मन हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थिंग। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्या ये सिर्फ इसलिए था, उसके दुश्मन इसलिए थे क्योंकि वो बहुत क्लोज था, किसके क्लोज था, अपने बॉस के। इंटीमेट विद द बॉस का मतलब है फ्रेंडली विद द बॉस, कि वो अपने बॉस के बड़ा ही फ्रेंडली था, वो सबके काम फटाफट से कर देता था, वो बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब क्या उसके दुश्मन बन जाएंगे। और वॉज इट हिज जनरल डिमैन्यूअर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफैंट्स, या फिर ये एक उसका जनरल एटीट्यूड था। डिमैन्यूअर का मीनिंग आप लिख सकते हैं एटीट्यूड। सी हियर इट इज द वर्ड जनरल डिमैन्यूअर। डिमैन्यूअर मीन्स उसका एटीट्यूड, मतलब यहाँ पर राइटर हमसे अशोका मित्रम जी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसका नेचर इतना अच्छा था, क्या इसलिए उसके दुश्मन थे, वो बॉस के क्लोज था, या फिर उसके दुश्मन इसलिए थे कि उसका बिहेवियर ही ऐसा था, उसका जनरल एटीट्यूड ही ऐसा था दैट रिजेंबल अ साइकोफैंट। साइकोफैंट मीन्स चापलूस, मीन्स वो आपने देखा भी होगा कई लोग सच में किसी की मदद कर रहे होते हैं बट थर्ड पर्सन को लगता है कि ये तो बहुत चापलूसी करता है, अपने नंबर बना रहा है, लाइक दैट, तो साइकोफैंट। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या फिर वो हर वक्त जो तैयार रहता है अच्छी बातें कहने के लिए, मतलब बुरा ना काम करता है ना बुरा बोलता है, ऑलवेज रेडी टू से नाइस थिंग्स। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. In any case, कोई भी स्थिति हो, there was this man, यहाँ पर ये आदमी था जो मेकअप डिपार्टमेंट में था, who would wish the direst things for Subbu. direst का मतलब होता है terrible, मतलब मुश्किलें, परेशानी। अब ये एक आदमी मेकअप डिपार्टमेंट में ऐसा था जो हमेशा सुबू के लिए सोचता था कि इसके लिए परेशानियाँ क्रिएट की जाएं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ, next we have okay, you can see in your books, next paragraph is you saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट भी है, मेकअप डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पर लॉयर्स भी होते थे एंड पोएट्स, राइटर्स, ये सब होते थे। तो यू सो सुबू ऑलवेज विद द बॉस, आपको जो सुबू है वो हमेशा कहाँ नज़र आएगा? बॉस के साथ। इन द अटेंडेंस रोल्स, जो भी अटेंडेंस, बट इन द अटेंडेंस रोल्स क्या कह रहे हैं कि सुबू हमेशा बॉस के साथ नज़र आता था, लेकिन अगर आप उसकी अटेंडेंस शीट देखोगे, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन अगर उसकी आप अटेंडेंस देखोगे तो उसमें कहाँ पर शो किया जाता था उसको? ऑलवेज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल होते थे? इसमें होते थे लॉयर और बहुत सारे राइटर्स एंड पोएट्स। क्लियर? आगे देखिए, द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र। जो लॉयर था उसको ऑफिशियली मतलब ऑन रिकॉर्ड उसको क्या दिखाया जाता था कि ये कौन है? हमारा लीगल एडवाइज़र। बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उसे लीगल एडवाइज़र नहीं मानते थे। क्या मानते थे? उसका विपरीत, उसका उल्टा मानते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, अब एक किस्सा बता रहे हैं, एक यहाँ पे एपिसोड सुना रहे हैं। एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जो बहुत ही होनहार थी, हु वॉज एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल।
वो बड़ी ही टेम्परामेंटल थी, वो टैलेंटेड तो थी लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, उसके मूड बड़े चेंज होते थे। टेम्परामेंटल थी मतलब इजीली कोई उसको हंसा देगा, इजीली कोई रुला देगा, इजीली उसे गुस्सा आ जाएगा बहुत जल्दी, कोई भी उसे हाइपर कर सकता है। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार उसने क्या किया, सेट पर बड़ा ही ब्लू ओवर का मतलब होता है थोड़ा सा बैड बिहेव करना। तो उसने सेट पर, सेट कौन सा है जहाँ पर शूटिंग चल रही है, तो उस सेट पर उसने क्या किया, बैड बिहेव किया। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, तो उसका ये बैड बिहेव देखकर हर कोई वहाँ पर स्टन हो गया, मतलब सुन्न हो गया। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। अब हम ये लॉयर की बात कर रहे थे ना कि हर कोई इसको लीगल एडवाइजर नहीं बल्कि बैड उसके अपोजिट मानता है, तो क्यों मानता है वो रीज़न यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इस लॉयर ने क्या किया था, इसने चुपचाप से उसकी रिकॉर्डिंग, अपना एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट निकाला, मतलब कोई ऐसा निकाला इंस्ट्रूमेंट जिससे कि रिकॉर्डिंग हो जाए। व्हेन द एक्ट्रेस पोज्ड फॉर ब्रेथ, जैसे ही एक्ट्रेस वो बिहेवियर करके अपना बोल के गुस्से में सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उसे क्या कहा, 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट रुकिए, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसकी रिकॉर्डिंग वापस से प्ले कर दी। अब देखिए हम कुछ बोल देते हैं गुस्से में, हमें पता नहीं चलता, लेकिन आफ्टर दैट अगर हमें कोई वो सुनाता है तो हमें कितना एम्बैरस फील होता है ना कि हमने ऐसा बोला था। सेम विद दैट एक्ट्रेस, देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। अब उसने जब उसे रोका और उसे प्ले किया तो क्या बता रहे हैं, देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब आप लिख सकते हैं गिल्टी फीलिंग, मतलब थोड़ा सा जब हमें क्या फील होता है, गिल्टी फील होता है। सो आप इसका मीनिंग लिख लीजिए गिल्टी फीलिंग, कि बड़ा उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अनमेंशनेबली मतलब जिसको आप मेंशन भी नहीं कर पा रहे, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। फाउल का मतलब क्या होता है, रोंग, जब कुछ गलत हो जाता है हमसे, तो उसे फील हुआ कि मैंने ये इतना गलत क्या कर दिया है। एंड अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच। टायरेड मीन्स लॉन्ग स्पीच, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ और बैड बिहेव कर रही हूँ, तो दैट इज़ अ लॉन्ग स्पीच। अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, उसे गुस्सा आया हुआ था वो प्रोड्यूसर के खिलाफ, जो ये बोली जा रही थी, एक टायरेड दे रही थी, लॉन्ग स्पीच दे रही थी, उसे सुनकर उसे बड़ा ही क्या फील हुआ, गिल्टी फील हुआ। क्लियर? नाउ लेट्स सी, आगे देखिए। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम्ब। स्ट्रक डम्ब का मतलब होता है शॉक हो जाना, बिल्कुल जैसे कोई सदमा लग जाना। स्ट्रक डम्ब का मीन्स शॉक हो जाना, कोई सदमा लग जाना। तो जब उसने वो सुना, अपना साउंड, अपनी आवाज़ सुनी, तो शी वॉज स्ट्रक डम्ब, उसे तो सदमा लग गया। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. These are the important lines और यहीं पर आज हम फिनिश करेंगे। सी, अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होता है, जो विलेज का एरिया होता है। एक ऐसी लड़की जो विलेज से आई हुई थी, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस। उसे संसारिक इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि कोई इस तरह से भी रिकॉर्डिंग करके उसकी आवाज़ सुना सकता है, या फिर मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, ये सब नॉलेज उसको नहीं थी। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पॉर्टेंस, जिसे बस अभी ही कुछ इम्पॉर्टेंस का एहसास होने लगा था, ये पोजीशन मिली थी। एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुलेटेड इनटू। कैटापुलेटेड का मतलब लिख लीजिए मूव सडनली, जब अचानक से फटाफट से हम मूव करते हैं, कहीं से चले जाते हैं। एंड सोफिस्टिकेशन का मतलब लिख लीजिए जो उसके अंदर तमीज़, तहसीब थी। तो वो जो उसको तमीज़ थी, वो इतनी उसको वर्डली एक्सपीरियंस नहीं था, उसको ये सब तमीज़ नहीं थी कि कैसे बिहेव करना है। तो ये सब देखकर वो अचानक से वहाँ से चली गई, कैटापुलेटेड हो गई, मूव कर लिया उसने वहाँ से। क्लियर एवरीवन? तो हम यहीं पर इसको लीव करेंगे आज, और नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ केयरफुली रीड कीजिए, एंड फॉर एनी डाउट्स मीट मी इन ऑनलाइन क्लास।